अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इनके बायोलॉजी ने इंसानियत की किस तरह खिदमत की है। तो ये इसे अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो इसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन and combating disease and in protecting and conserving environment. Biological advance in the field of food and health has resulting in high standard of living. तो ये कह रहा है कि बायोलॉजी की साइंस ने मैनकाइंड की बहुत से मैनी वेज में सर्व किया है, जिनमें सबसे पहला है हमारे पास इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहला तो ये है कि हमने बायोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी फूड की प्रोडक्शन यानी कि यील्ड ऑफ फूड इंक्रीज़ की है। तो वो कैसे की है कि हमने बायोलॉजी को यूज़ करते हुए आला क्वालिटी के बीज और खादें तैयार की हैं, जिनकी वजह से हम इनके क्रॉप्स की यील्ड बढ़ा सकते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। क्योंकि फूड हमारे पास ये मोस्टली प्लांट्स से आ रही होती है और प्लांट्स की हम यील्ड बढ़ा रहे हैं इसी बायोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो दूसरा, हमने डिज़ीज़ को कंट्रोल करते हुए प्रो इंसानियत की प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन में भी कुछ एडवांसमेंट लाए हैं। बायोलॉजिकल एडवांस इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ हैव रिजल्टिंग इन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस ये बायोलॉजिकल एडवांस की वजह से हमारा लिविंग का जो स्टैंडर्ड है ना, रहने का तरीका है, वो थोड़ा हाई हो गया है। यानी कि पहले अगर हम देखें तो इंसान किस तरह रहते थे कि कच्चे घरों में रहते थे, घर होते ही नहीं थे पहले, उसके बाद कच्चे घर, फिर हमने ये लिविंग रहने का स्टैंडर्ड चेंज किया बायोलॉजी को यूज़ करते हुए। पहले हमारे पास फ्रिज भी नहीं, फ्रिज वाला कोई सीन नहीं था, बस खाना पकाएं और खा लिया। अब हम खाना स्टोर कर सकते हैं, फास्ट फूड आ गया। ये सब क्या है, ये बायोलॉजी यानी कि साइंस की एडवांसमेंट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट प्रोडक्शन हैज़ बीन tremendously increased by improving existing variation and developing new high yield and disease resistant variety of plants and animals। तो वो कह रहा है कि हमने सबसे पहले तो हमने बायोलॉजी को यूज़ करते हुए जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स था उनमें उनमें जो वेरिएशंस थी और उनको इस तरह डेवलप किया है कि न्यू हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टिंग वेरिएशन प्लांट एंड प्लांट्स एंड। तो सबसे पहले तो हमने जो हमारी प्लांट्स की पहले वाली उनकी नस्लें मौजूद थी प्लांट्स की, जो हमारे पास वही रवायती प्लांट्स वगैरह पहले वाले थे, तो हमने उनमें ऐसी वेरिएशंस की हैं कि वो हमारे पास हाई यील्ड यानी कि उन्होंने जिनकी जो पैदावार थी वो हमारे पास बढ़ गई है। एंड डिज़ीज़ रेजिस्टेंट, और यानी कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंट यानी कि बीमारियों के ख़िलाफ़, जिस तरह कहते हैं ना इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, तो इस तरह प्लांट्स के अंदर भी एक इम्यून सिस्टम आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है कि वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट प्लांट हम पैदा किए जा रहे हैं। तो एंड एनिमल यूज एज ए फूड, और एनिमल्स को भी एज ए फूड यूज़ किया जा रहा है। प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीड्स हैव डेवलप्ड थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो पहले तो हमारे पास यही होता था कि जो एक तरह की नस्ल चलती आ रही है वो ही आगे चलती थी। तो हमने क्या किया है, हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई है। कोई भी एक ऐसा पौधा या कोई भी एक ऐसा जानवर जिसमें अच्छी ट्रेट्स थी, तो हमने उसकी किसी दूसरे प्लांट्स में या एनिमल्स में देखा जाए तो हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई है, ताकि उसकी हमारे पास जो प्रोडक्शन है, जो उसकी पैदावार है, जो उसकी आउटपुट है, जो उसकी यील्ड है, वो हमारे पास बढ़ सके यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। तो हमने इसमें सब में जेनेटिक्स के प्रिंसिपल, जिनके जेनेटिक्स है हमारी स्टडी ऑफ डीएनए को कह सकते हैं, जो उसमें वेरिएशंस आती हैं, तो वो हमने इसमें यूज़ की हैं। न्यू बेटर वैराइटीज़ ऑफ वीट, तो हमने इसको यूज़ करते हुए क्या है कि जो हमारे पास वीट है, इसकी हमने बेटर वैराइटीज़ पैदा की हैं। राइस, कॉटन, चिकन, काव एंड शीप, तो इन सब जानवरों की और इन पौधों की हमने बेटर वैराइटीज़ प्रोड्यूस की हैं, इसको यूज़ करते हुए, बायोलॉजी को यूज़ करते हुए। पोल्ट्री ब्रीड्स हैव डेवलप्ड ब्रैलर फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। तो हमने जो पोल्ट्री है उनमें हमने क्या किया है कि उनमें हमने ब्रैलर
ताकि उनसे यानी कि सस्ता और क्विक जल्दी जो मीट है वो हासिल किया जा सके। तो जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर डिज़ायरेबल करेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट। तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ये आगे उसने लिखा भी हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी साइंस है जिसमें हम के अपने डिज़ायरेबल करेक्टर रखने वाले जो डीएनए होता है ना, उसको हम किसी भी होस्ट में यूज़ करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंट एंड अदर डिज़ायरेबल करेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट यूजिंग द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने मतलब कहते हैं ना कि मनपसंद डिज़ायरेबल हमने जो अपनी आउटपुट लेने के लिए, तो हमने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इनके उनके डीएनए में चेंजेस करके किए हैं। तो इससे जो हमारे प्लांट पैदा हुए हैं वो हमारे प्लांट कहलाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है कि प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल। तो जिनमें ऐसे प्लांट जिनमें हमने बाहर से किसी भी दूसरे प्लांट का डीएनए उनके अंदर यूज़ किया है उनको एज ए होस्ट लेकर, तो वो हमारे पास जो हैं वो कहलाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ये सारा कुछ हमने किस तरीके से किया है, ये सब कुछ हमने किया है क्लोनिंग से। तो क्लोनिंग हमारे पास क्या है, क्लोनिंग हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक्स etc। तो हम क्लोनिंग में क्या करते हैं कि जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ मतलब एक ही तरह के आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इस मेथड को हम कहते हैं क्लोनिंग, यही यानी कि ये हमारे पास क्लोनिंग की डेफिनेशन है। तो इस क्लोनिंग में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें टिश्यूज़ को एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्रो कर सकें। तो ये वाली टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करते हैं। तो प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट्स pests of crop which weak the plant are and reduce the yield had tremendously been controlled by using chemical फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। तो ये हमारे पास पेस्टिसाइड की डेफिनेशन है कि पेस्टिसाइड क्या है, कि हमने पेस्टिसाइड कुछ ऐसे यानी कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है तो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरी नस्ल के जानदार को इस्तेमाल किया यानी कि प्रीडेटर और प्रे। तो वो उसे कहते हैं पेस्टिसाइड्स। और इसमें क्या है कि मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, फंजाई हैं या इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए पैथोजिन हैं यानी कि उनकी यील्ड को कम करते हैं। तो हमने क्या किया है, उनको कंट्रोल करने के लिए किसी और नस्ल के हमने इंसेक्ट्स यूज़ कर लिए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। अब यूज़ ऑफ दीज केमिकल्स पोजेस टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन केमिकल में हमारे पास क्या है, इन टॉक्सिटी प्रोड्यूस हुई है और ह्यूमन बीइंग के लिए भी इन्होंने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और ह्यूमन बीइंग के लिए भी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की हैं। अब ज़ाहिर है कि अगर कोई चीज़ इनके फ़ायदेमंद है तो उसके नुकसान भी तो होंगे, तो इन्होंने ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इस तरह की चीज़ें क्रिएट की हैं। Moreover, there are chances of insects becoming resistant to the effect of these chemical। तो इनकी वजह से दूसरा ये भी हुआ है कि इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया। जैसे हमारे अंदर है कि नज़ला है, तो नज़ला हमारे इसके ख़िलाफ़ हमें क्योंकि वायरस की वजह से हो रहा है तो क्या वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए, लेकिन हम बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये अब इसके अंदर यानी कि रेजिस्टेंट पैदा हो गई। अब नज़ला हर किसी को ऐसे रहता है, तो ये इसी तरह उन्होंने भी उनके अंदर भी रेजिस्टेंट आ गई है और वो अब यानी कि कुछ नॉर्मल अमाउंट से कंट्रोल नहीं हो रहे, तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट में अंदर आ जाते हैं।
तो देन हमारे पास है मोर एवर देयर आर चांसेस ऑफ इंसेक्ट्स बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल हमारे पास क्या है कि इनके कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करें तो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा कंट्रोल हमारे पास कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेट्स ऑल सच हैजर्ड्स, तो उन्होंने कुछ मतलब ये हैजर्ड्स वगैरह को एलिमिनेट किया हुआ है। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय, तो इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट compete with or even eat them up। तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या पेस्ट्स को यूज़ करते हैं जो कि पेस्ट्स वो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको या तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय यानी कि ईट कर लेते हैं या उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है एन एफिड दैट टेक्स वॉलनट ट्री is being controlled by biologically by wasp that parasite this aphid। तो ये हमारे पास उसकी एक एग्जांपल है, और वो ये है कि हमारे पास ये एफिड है, वो क्या करता है, वो वॉलनट ट्री को अटैक करता है। तो वो किससे बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जाता है, हमारे पास एक वास्प से। तो ये हमारे पास यहाँ तक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इवन सम बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड एज ए बायो पेस्टिसाइड। तो कुछ बैक्टीरिया भी हैं हमारे पास, उनको किस तरह किसके लिए यूज़ किया जाता है एज ए बायो पेस्टिसाइड्स। तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलर डिजास्टर डिजीज आर ऑल द कॉमन डिजीज ऑफ अ प्लांट कैन बी achieved by using all relevant appropriate method of disease control such an appropriate disease control is called integrated disease management। तो integrated disease management हमारे पास एक डेफिनेशन है। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट को हम जिस तरह समझते हैं कि किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जितने भी ऑल द मेथड हमारे पास होते हैं उनको यूज़ करना, ऑल द इफेक्टिव मेथड टू मतलब किसी भी अगर कोई भी एक डिज़ीज़ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने ऑल द इफेक्टिव मतलब उस वक्त के जितने भी मेथड्स हों तो वो अप्लाई कर देना, ये हमारे पास कहलाता है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर डिजास्टर डिजीज ऑफ ऑल कॉमन डिजीज ऑफ प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। तो हमारे पास नेक्स्ट वो सॉइल की बात कर रहा है कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम। तो सॉइल हमारी भी एक वाकई कम्प्लेक्स मीडियम है क्योंकि इसके अंदर वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग देम इन सॉइल। तो क्योंकि हमारे पास सॉइल जो है वो एक कम्प्लेक्स मीडियम है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर प्लांट सॉइल के अंदर उगाए जाते हैं तो उन्हें वाटर भी वहीं से मिल रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स भी, आयंस भी, सब चीज़ें। तो अब हमने यहाँ से तो हम किसी भी न्यूट्रेंट की या किसी भी आयन की कंसंट्रेशन को स्टडी नहीं कर सकते सॉइल में, तो हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। तो ये हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक हमारे पास क्या है, तो अगर हमने किसी भी न्यूट्रेंट की या किसी भी एक केमिकल्स की किसी प्लांट के ऊपर कोई स्टडी करना है उसका इफ़ेक्ट, तो हम हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक क्या इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन is used to test whether a nutrient is essential for plant or not। in this technique the plant are growing in aerated water। तो एरिएटेड वाटर यानी कि खुद से तैयार किया हुआ एक मीडियम होता है विच न्यूट्रेंट मिनरल साल्ट हैव बीन एडेड, जिसमें खुद से न्यूट्रेंट्स मिनरल या साल्ट्स जो कुछ भी होता है वो खुद से ऐड किया गया होता है। तो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग हाउएवर इज़ नॉट फिजिबल, एस्ट्रोनॉट्स में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। तो ये हमारे पास हाइड्रोफोनिक कल्चर की टेक्निक्स है कि खुद से एरिएटेड कल्चर में हमने जहाँ पे खुद से न्यूट्रिएंट्स दिए होते हैं, और ये इस वजह से होता है ताकि हमने स्टडी करना हो किसी भी एक न्यूट्रिएंट का किसी भी एक प्लांट पर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये उस
के लिए यूज़ होता है। ये इसकी जो फार्मिंग है वो तो अभी नॉट फिजिबल, मतलब फिजिबल नहीं है, बट एस्ट्रोनॉट्स का तो आपको पता होगा कि ऐसे लोग जो दूसरे सितारों पर जाते हैं, जैसे चांद पर जाते हैं या दूसरे मरीख वगैरह पर, तो वो क्या करते हैं कि वो इन मीडियम को यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पर वो वेजिटेबल या इन सब चीज़ों को ग्रो कर सकें। तो ये एस्ट्रोनॉट यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास एक डेफिनेशन है, तो उसको हम देखते हैं। डिफरेंट टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम स्पॉइलेज एंड फॉर इट्स यूज एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। वन ऑफ दीज इज पास्चराइजेशन। तो मतलब फूड को प्रिजर्व करने के बहुत से मेथड हैं, लेकिन उनमें से एक प्रिजर्व है करने का मेथड है पास्चराइजेशन, जो कि हमारे पास किसने डेवलप किया था? लिविस पास्चर ने। तो पास्चराइजेशन को डेवलप करने वाला जो साइंटिस्ट था दैट वाज लिविस पास्चर। और इसमें क्या किया जाता है कि ये इसमें मिल्क को प्रिजर्व, यानी कि मिल्क को हीट देकर उसको स्पॉइल होने से या ख़राब होने से बचाया जाता है। इसमें ये स्पेशली पास्चराइजेशन यूज़ की जाती है, वाइडली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। तो ये हमारे पास है। देन हमारे पास और भी इनके डिज़ीज़ कंट्रोल है। डिज़ीज़ कंट्रोल में हमारे पास प्रिवेंटेशन मेजर आती है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन आती है, और ड्रग ट्रीटमेंट जिनमें जीन थेरेपी आ जाती है और क्लोनिंग आ जाती है। ये तो हम आगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज कल मतलब आज जो हमने पढ़ा है वो इतना ही है, तो इसको हम एक दफ़ा अपना हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या। तो हमारे पास क्या था? बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड था। तो इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखा कि बायोलॉजी इसकी वजह से हमारे पास फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है। देन हमारे पास एक चेंज कर लेते हैं, ये इससे नज़र सही नहीं आ रहा। तो देन हमारे पास ये है, तो हमने ये फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ है, फूड की कंजर्वेशन हुई है, तो उसकी में यील्ड में इजाफा हुआ है। तो इसकी जो टेक्निक्स थी जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है, ट्रांसजेनिक प्लांट आ जाते हैं, क्लोनिंग आ जाती है, ट्रांसजेनिक प्लांट आ जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है। देन हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक आ जाती है, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल आ जाता है। तो ये सब कुछ हमने इसमें देखा, इसमें बायोलॉजिकल एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में। नेक्स्ट हमारे पास ये पास्चराइजेशन है, उससे पहले हाइड्रोफोबिक कल्चर टेक्निक्स है, बायोपेस्टिसाइड्स हैं। देन हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिक कल्चर टेक्निक्स है, तो ये हमने सारा देखा। देन हमने देखा पास्चराइजेशन क्या है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमने देखा है यहाँ तक। तो आज के लिए हमारा यही लेक्चर इतना ही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखें।